चलिए, बीट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन उन न्यूमेरिकल को करने के लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा उसकी बात पहले मैं बता देता हूँ, उनको नोट कर लें ताकि सवालों को करते समय हमें वो बातें याद रहें कि हाँ यार ऐसा होता है। ठीक है, तो सवाल बहुत सिंपल होते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं करती, सिर्फ दिमाग लगाना, लॉजिक लगाना, अक्ल पूरी लगानी होती है इन सवालों में, लेकिन बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती। अगर आपको बीट फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई, बीट फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई, तो आपके लिए इन सवालों को करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता और बहुत ही प्यारे सवाल होते हैं लॉजिकली। तो पहले तो बीट आपको समझ में आ गई कि बीट क्या थी, दो आवर्तियों का अंतर था। दो ध्वनि स्रोतों की आवर्तियों का अंतर बहुत कम हो तो उनकी आवर्तियों के अंतर का को क्या कहते हैं, विस्पंद आवृत्ति, है ना। तो उनको आवर्ती को विस्पंद आवृत्ति बोलते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। वही हमें सुनाई भी देती है, हमने इसकी बात कर ली थी। और वो जब मैक्सिमा और मिनिमम वहां पर बन रहे होंगे उसके हिसाब से कि एक सेकंड में कितने मैक्सिमा या कितने मिनिमा बन रहे हैं, उसको भी हम क्या बोलते थे, बीट फ्रीक्वेंसी बोलते थे। नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, एक सेकंड में कितनी उच्चिष्ट ध्वनि सुन रही है, कितनी निम्निष्ट ध्वनि है, वही हमारे लिए क्या कहलाते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी कहलाती है। मतलब आपको तो ध्यान रखना है कि भी बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब f1 माइनस f2 या f2 माइनस f1, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा ज्यादा कौन है ना। पहली बात। दूसरी बात हमें ये याद रखनी है कि मान लो एक स्रोत ये है, क्या ये सवृत्त त्रिभुज है? यस। तो इसकी आवर्ती, इसको बोलते हैं प्रोंग, प्रोंग भुजा है इसकी, है ना। तो अगर वो बोलते हैं फाइलिंग करना, फाइलिंग का मतलब घिसना, अगर मैंने इसको घिस दिया, इसकी भुजा को अगर कह रहा घिस दिया, तो इसकी आवर्ती क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसकी आवर्ती बढ़ जाती है। इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना भाई। सीधी सी बात है, मान लो बहुत मोटा लोहा है ना, उसकी आप कितने वाइब्रेशन करा दोगे, घिस देंगे तो बहुत पतला हो जाएगा, ओ बड़ी तेजी से आप वाइब्रेशन करा सकते हो। तो आपको तो याद रखना है कि भाई सवृत्त त्रिभुज की अगर भुजाओं को घिस देंगे तो पतली हो जाएगी, तो उसका मतलब उसकी आवर्ती पहले से बदल जाती है, क्योंकि इनकी आवर्ती जो होती है, इनकी डायमेंशन, उनकी लंबाई चौड़ाई, इनकी विमाओं पर भी निर्भर करती है, इसकी कितनी लंबाई चौड़ाई है। तो वो अपने तो कोर्स में है नहीं इस बात को, किसकी आवर्ती कैसे निकालते हैं, वो अपने पार्ट में है भी नहीं। बस याद रखना है कि इसकी आवर्ती अगर इसको घिस दे तो उसकी खुद की आवर्ती बढ़ जाती है ना, जितनी इस पर लिखी रहती है वो बदल जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर बोले कि इस पर मोम लगा दिया, मोम लगा दिया मतलब वैक्स कर दिया, मोम लगाने का मतलब इस पे वैक्स लगा दिया, वैक्स लगा देंगे तो थोड़ा मोटा हो जाएगा, ये मोटा हो जाएगा, तो उस समय इसकी जो आवर्ती है वो घट जाती है। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक, याद रखेंगे। ऐसे ही आपको याद रखना है क्या भाई, जैसा कोई वायर होता है, तार है ना वायर, अगर आपने इसमें तनाव को बढ़ाया, तनाव को बढ़ाया तो इसकी आवर्ती बढ़ जाती है, ठीक है, तनाव बढ़ाने पर। और अगर तनाव को घटा दिया तो आवर्ती घट जाती है, ठीक है। तनाव टी क्या है, तनाव है, ठीक है भाई। तनाव भाई इसमें क्या होता है, वी एफ बराबर क्या होता है, वी बाई लैम्बडा। एफ बराबर क्या होता था, वी बाई लैम्बडा। और रस्सी के अंदर वेग क्या होता है, रस्सी के अंदर तरंगों का वेग क्या होगा, रस्सी के अंदर कौन सी तरंगों का वेग रस्सी के अंदर था, रस्सी के अंदर कौन सी तरंगे थी, रस्सी के अंदर तरंगे थी अपनी कौन सी, यस, अंडर रूट टी बाई म्यू, है ना, बाई लैम्बडा। तो जब तनाव बढ़ने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना, बढ़ेगी। तो ऐसे ही यहां पर। अच्छा, ताप की बात कर लें अगर, तो आप कहूं मैं कि ताप बढ़ा दिया मैंने, सिस्टम का मान लो यार ताप बढ़ा दूं, तो ताप बढ़ा देने पे मीडियम माध्यम का ताप बदल जाएगा अगर, तो हवा में अगर मैं हवा का ताप बदल दूं तो क्या वी बदल जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी बदल जाएगी, यानी कि ताप बढ़ने पर भी आवर्ती बढ़ती है, ये भी याद रख लेंगे। कहीं के सवाल अगर आ जाए कि ताप बढ़ने पे क्या होगा, आवर्ती बढ़ेगी, तो मतलब कब कब आवर्तियां घटती बढ़ती हैं उसके बारे में आपको ये नोट करके रखना है, क्योंकि सवालों में इन नोट्स की जरूरत पड़ने वाली, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली। बट ज्यादातर आपको इनसे काम चल जाएगा। अगर कोई चीज आएगी तो बस ये देख लो कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है घट रही, उसके हिसाब से फिर आपको बीट की बात करनी है, वो बीट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से किसी भी एक की आवर्ती निकाल सकते हैं, क्योंकि बीट दे देगा वो हमें, बीट्स मतलब विस्पंदों की संख्या दे देगा, कितने बीट्स हैं इसमें प्रति सेकंड विस्पंदों की संख्या। मैंने आपको कुछ नोट लिखवाए थे अभी, वो जो नोट लिखवाए ना, ये समझ लो वो नोट के बेस पे इन सवालों को करना है। कैसे उनका इस्तेमाल होता है वो देखते हैं। सिंपल सवाल है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ इसका इस्तेमाल करना है ना, लॉजिक का इस्तेमाल करना है। बीट्स का मतलब ध्यान रखें, F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1,
ठीक, अब देखो इसने बोला कि दो समवर्ती द्विभुज है ए एंड बी, ये ए है ये बी है, ये तो है ए एंड बी। अब ए और बी जो इसकी आवर्ती जो दे रखी एफ ए की आवर्ती दे रखी 206, तो एफ बी कितनी है ये बतानी। अगर अगर बी को घिस दिया, ध्यान से सुनेंगे, अब बी को घिस दिया तो विस्पंदों की संख्या बढ़ गई, लेकिन पहले कितनी थी 6, 6 से बढ़ गई होगी, यानी कि हो सकता है 7 होगी 8 होगी 9 होगी, यानी कि हमारे पास विस्पंदों की संख्या बढ़ गई। अब यहां ध्यान दें, अगर मैं बी की आवर्ती की बात करूं, अगर मैं बी की आवर्ती की बात करूं एफ बी, तो बेसिकली मुझे क्या दिया हुआ, मुझे ये दिया हुआ है कि एफ ए माइनस एफ बी बराबर 6, ये दिया हुआ, या एफ बी माइनस एफ ए बराबर 6। ये थोड़ी पता है कि एफ बी माइनस एफ ए या एफ ए माइनस एफ बी, ये तो जो ज्यादा होगा उसमें से घटा देंगे 6 बच जाएगा, है ना। तो अगर एफ ए माइनस एफ बी बराबर 6 होगा या एफ बी माइनस एफ ए बराबर 6 हुआ, तो या तो 206 में से 6 घट जाएंगे तो 200 आ जाएगा, या 206 में से, मतलब यहां से अगर मैं एफ बी निकालू, अगर मैं एफ बी निकालू तो क्या बनेगा, एफ ए माइनस 6, और यहां से एफ बी निकालू तो एफ ए प्लस 6, ये तो बैठेगा, अंतर तो 6 बैठना, बस अंतर 6 है। तो अंतर 6 होने के लिए एफ बी का आंसर या तो एफ ए में 6 जुड़ जाए या एफ ए में से 6 घट जाए, यानी कि एफ बी का आंसर या तो कितना हो, कितना हो देखो, या तो कितना हो 206 माइनस 6 बराबर 200, या 206 प्लस 6 212, यानी कि एफ बी का आंसर या तो 200 होगा या 212 हर्ट्ज होगा। यही तो बात हुई। तो इनमें से ही एक आंसर होना, ये कंफर्म हो गया भाई, ये कंफर्म हो गया भाई कि इनमें से एक आंसर होना है। अच्छा, अगर इनमें से ही एक आंसर होना है तो कौन सा होगा, कैसे डिसाइड करेंगे, ये तो हमें 6 से पता लगा कि इनमें से ही एक आंसर होगा, हर सवाल में आपको दी रहेगी ये बात, ठीक। अब इस बात का पता कि इनमें से कौन सा होगा, इसकी कंडीशन दी रहेगी ये कि विस्पंदों की संख्या बढ़ी या घटी, किसके कारण, इस कंडीशन को देखना कि घिसा या मोम लगाया या तनाव बढ़ाया घटाया किसी चीज में। तो इसने कहा कि जो बी था, बी को घिसा, क्या बोला, बी को घिसा, अगर घिसा तो इसकी एफ बी क्या होनी चाहिए, एफ बी नहीं, तो विस्पंदों की संख्या घटी बढ़ी, यानी कि एफ बी माइनस एफ ए क्या हो गया, घट गया, इनका अंतर घट गया। अब इनका अंतर कब घट सकता, सॉरी बढ़ गया, बढ़ा गया है ना, बढ़ाना थोड़ा सा, सॉरी, इनका अंतर बढ़ गया। अगर विस्पंदों की संख्या बढ़ गई है ऐसे घिसने पर, तो इसकी मूल आवर्ती कितनी है ये सुने। तो कोई कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी, सिंपल सोचे, अगर मान लो 6 से ये 7 हो गई, तो अगर 7 हो गई, अभी देखो 200 और 6 का अंतर 6 आ रहा, अगर ये 7 हो जाए अंतर, तो अगर 200 मानूं तो इसकी आवर्ती, अब इसकी 207 कैसे होगी, घिसने पर इसकी आवर्ती क्या हुई, घिसा, घिसने पर इसकी आवर्ती बढ़ गई, तो इसकी आवर्ती 200 से बढ़ करके 201 203 204 हो गई होगी, अगर मैंने 200 मान लिया आंसर को। ऐसा सोचना, एक बार से मान लेंगे एक बार से मान लेंगे, मैं दोनों से बता रहा हूं। मान लो आपने सोचा कि 200 आंसर है, तो उसको घिस दिया, घिस के इसकी आवर्ती 200 से बढ़ गई होगी, 201 203, अगर 201 हो गई या 202 हो गई, तो इसका अंतर घटा कि बढ़ा, घटा। सवाल क्या कह रहा कि अंतर बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर ये वाला आंसर होता तो अंतर घट रहा, तो यानी कि आंसर नहीं होगा। इसके बाद सोचें, घिसने पर इसकी आवर्ती बढ़ी, 212 से बढ़ के 213 214 215 216 कुछ भी हो सकती है, मान लो 213 हो गई, तो 213 से इसका अंतर क्या हो गया, 6 की जगह क्या आ गया, 7 अंतर आ जाएगा, 214 मान लेंगे तो इसका अंतर 8 आ जाएगा। इसका मतलब ये आवर्ती रही होगी, क्योंकि ये आवर्ती रहेगी तो घिसने पर और बढ़ गई होगी, और बढ़ गई होगी तो उनका अंतर बढ़ गया होगा, तो आंसर क्या आ गया 212, तो आंसर क्या आ गया 212, ऐसे सोचना है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लोर करता हूं, मान लो आपने आंसर मान लिया 200 माना, तो 200 मानने पर विस्पंदों की संख्या बढ़ी और इसको बढ़ाया, बढ़ा करके कितना लिख सकते हैं, 201 202 203 ऐसे बढ़ा सकते हैं। और ये एफ बी था और एफ ए कितना, वो तो 206 ही है, तो इनका अंतर क्या हुआ, अंतर क्या हुआ,
अंतर घट गया, घट गया, लेकिन क्या चाहिए, अंतर बढ़ना चाहिए। इसका मतलब 200 आंसर नहीं होगा। ठीक, अगर मैं बात करता हूं कि भाई मैंने एफ बी को 212 माना, तो 212 के बाद 213 हो सकती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ानी, इसकी बढ़ानी 213 हो सकती है, 214 हो सकती है, 215 हो सकती है। क्यों? क्योंकि बढ़नी चाहिए। बढ़ी किससे? घिसने से, घिसने से तो बढ़ी, तो ये बढ़ गई। तो एफ ए कितना है? 206 है। तो इनका अंतर क्या हुआ? अंतर इन दोनों का, यहाँ पे तो अंतर 6 ही था, तो शुरू में था। अब कितना होगा अंतर? 7, फिर 8, फिर 9, अंतर बढ़ रहा। इसका मतलब बी की आवृत्ति 212 रही होगी। ऐसे सोच सकते हो। अगर ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी फिर तो सीधे सीधे सवाल देखते ही एकदम बता दोगे प्रैक्टिस होने पर, लेकिन बिना प्रैक्टिस का आप ऐसे लिख सकते हो, अच्छा यार अंतर किस में बढ़ रहा, किस में घट रहा। तो ये लॉजिक यहां से समझना। ये और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि घिसा तो एफ बी घटाया बढ़ा, विस्पंदों की संख्या घटी या बढ़ी, उसी लॉजिक के हिसाब से आपको आंसर देना। आंसर इन दोनों में से ही होगा हमेशा। भाई इसमें से अंतर तो वही रहना है, ये तो उसमें जुड़ेगा, ये 6 घटेगा। विस्पंद या तो 6 जुड़ेंगे घटेंगे, तो ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। ठीक। अच्छा, अगर मैं इसी सवाल में, इसी क्वेश्चन में मैं कहूं कि मैंने बी को वैक्स कर दिया, मैं मोम लगा दिया, हालांकि मैंने दिया नहीं सवाल में ऐसा, बट अगर कर देता, मोम लगा देता, तो मोम लगाने से क्या होता? इसकी आवृत्ति घट जाती। आवृत्ति घट जाती तो इसकी आवृत्ति 200 की जगह 199, 198, 197 रह जाती। तो फिर इनका अंतर 206 के साथ बढ़ जाता, बढ़ जाता। इसका मतलब फिर आंसर 200 होता, क्योंकि इसके साथ ये अंतर बढ़ रहा है। सोचो 212 के साथ क्या होता घट के? 211, 210, 209। तो 206 के साथ उसका अंतर तो घट रहा है, लेकिन अंतर बढ़ना, तो कंडीशन नहीं सेटिस्फाई, कंडीशन जरूर सेटिस्फाई रहनी चाहिए, कंडीशन नहीं आपकी वॉयलेट होनी चाहिए, गड़बड़ होनी चाहिए। तो जैसे सवाल में थे उसी हिसाब से सोचना है भाई। मैंने इस सवाल में आपको सही पूछो तो सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, लेकिन मैं और प्रैक्टिस के लिए और सवाल लेता हूं। लेकिन पहले आप ये समझें कि क्या आपको ये बात समझ में आ गई है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर है, वो कैसे डिसाइड करेंगे। फिर से बता देता हूं ताकि जो है एक समझ लोगे, तो सारे ऐसे होने हैं। भाई अंतर कितना? 206, सॉरी इसकी आवृत्ति 206 है, अंतर 6 का है। तो अंतर होने का मतलब या तो इसमें 6 जोड़ दो या 6 घटा दो, अंतर तो 6 ही रहेगा। यानी कि 206 का मतलब 212 या 200, 212 या 200, उनका अंतर 6 है। तो यानी कि बी की आवृत्ति 200 या 212 होनी चाहिए, क्योंकि इनका बीट फ्रीक्वेंसी है 6। बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब इन दोनों का अंतर 6 दे रखा। तो या तो 212 हो गया, 206 होगी, इनमें से ही एक आंसर होगा। अब ये डिसाइड करने के लिए कौन सा आंसर होगा, तो आगे वो हमेशा एक सवालों में कंडीशन देगा, इस कंडीशन को अप्लाई करना है। इस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि क्या एक्चुअल आंसर आना चाहिए। एक्चुअल आंसर के लिए आपको ये देखना कि भाई एफ बी को क्या किया? घिसा। घिसना का मतलब इसकी आवृत्ति बढ़ानी, इसकी आवृत्ति बढ़ गई। अब जब इसकी आवृत्ति बढ़ गई तो दोनों का अंतर घटा के बढ़ा, वो यहां से पता लगेगा। इसने कहा दोनों का अंतर बढ़ना चाहिए, आवृत्ति बढ़ गई। तो मैंने देखा यार 200 से आवृत्ति बढ़ा के देखो, 200 से आवृत्ति, मूल आवृत्ति अगर 200 मान लूं तो 201 भी हो सकती है, 202 भी हो सकती है, 203 भी हो सकती है। लेकिन ए के साथ इसका अंतर घट रहा है, ए के साथ इसका अंतर घट रहा है। अगर अंतर घट रहा है तो वो तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि विस्पंदों की संख्या थोड़ी सी बढ़ जाती है ना। विस्पंदों की संख्या थोड़ी सी बढ़ जाती है। विस्पंदों की संख्या का मतलब समझ रहे, अंतर बढ़ जाता है। विस्पंदों की संख्या का मतलब फ्रीक्वेंसी का अंतर बढ़ जाता है, लेकिन ये तो घट रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं, वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। फिर 212 वाली देखी, 212 वालों को बढ़ाया, 13, 14, 15 करके देख लिया, कुछ भी है ना, तो बढ़ा के देगा। तो अब 206 के साथ इसका अंतर 6 से 7, 8, 9 आने लगा। अंतर इनका, अंतर ये आ गया 6, 7, 8, 9 इन दोनों का। तो ये अंतर जो आया बढ़ रहा है। अगर अंतर बढ़ गया, 6 से ज्यादा हो गया ना, 7, 8, 9 आ गया, बढ़ गया अंतर। अगर अंतर बढ़ गया तो उसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर 212 है, यानी कि बी की आवृत्ति 212 है। तो आंसर लिखेंगे एफ बी बराबर 212 हर्ट्ज आंसर, ये आंसर आएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं फिर से विस्पंदों वाले सवालों को कैसे किया जाता है। बढ़िया सवाल है एकदम बिल्कुल। तो वैसा ही है, दो सवृत्त द्विभुज है, ट्यूनिंग फोर्क ए और बी है, 8 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करते हैं, यानी कि उनकी आवर्तियों का अंतर 8 है। ठीक, यानी कि उनकी आवर्तियों का अंतर 8 है, यानी कि एफ ए माइनस एफ बी कितना है, 8 है। ठीक है, उत्पन्न करते हैं। यदि ए पर वैक्स यानी कि मोम लगा दिया, ए पर लगा, ध्यान रख के ए पर मोम लगा दिया, तो विस्पंदों की संख्या थोड़ी सी घट गई। यदि एफ ए 200 हर्ट्ज है तो एफ बी कितना होगा, कितना रहा होगा। तो क्या करेंगे, एफ बी कितना होना चाहिए, अभी मैंने आपको बताया एफ बी के दो ही आंसर हो सकते हैं। 200 हर्ट्ज है, अंतर कितने का, 8 का, तो 200 और 8 का अंतर लाने के तो 208 हो, 200 में 8 जोड़ दो, 200 में 60 घटा दो, तो या तो आंसर 192 होगा या 208 होगा, है ना। इन दोनों का अंतर 8 आ रहा है कि नहीं, इन दोनों का अंतर भी 8 आ रहा, तो 8 आ रहा, तो इसका मतलब आंसर या तो ये होगा या ये होगा। अब कौन सा सही होगा, इसने बोला कि जो ए है, एफ ए है, इसको मोम लगाया। मोम लगाने का मतलब इसकी एफ ए बढ़ गई कि घट गई, इसकी आवृत्ति घट गई, यानी कि इसकी आवृत्ति घटने का मतलब इसकी आवृत्ति 200 से घट के या तो हो सकता है 199 रह गई हो, या हो सकता है 198 रह गई हो, या हो सकता है 197 रह गई हो, घटेगी ना भाई। इसकी आवृत्ति घट गई, 200 से घट गई, कितनी हो सकती है, 199, 198, 197, ऐसे घटती चली गई होगी, क्योंकि मोम लगाने से आवृत्ति इसकी घटेगी, इसकी आवृत्ति घटेगी। तो इसकी आवृत्ति घटेगी, तो उसने बोला भाई इसकी आवृत्ति घटेगी, लेकिन विस्पंदों की संख्या भी थोड़ी सी घटी। अगर विस्पंदों की संख्या घटी तो विस्पंदों की संख्या का मतलब इनका और इनकी आवृत्तियों का अंतर घटा। सोचो, अगर मैंने एफ बी को मैंने लिया 192, तो इसके साथ इसका अंतर 192 और 109, इसका अंतर घटा कि बढ़ा भाई। अगर देखो ध्यान से, 200 के साथ इसका अंतर कितना था, 8, और 199 के साथ इसका अंतर 199 भाई, इसका साथ तो इसका अंतर कितना बैठा था, 8 बैठा था, इसके साथ इसका अंतर कितना बैठेगा, 7 हो गया। 197 के साथ इसका अंतर कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये अंतर घट रहा कि बढ़ रहा है ना। 198 के साथ भी देख लो, चलो 98 के साथ 6 हो गया, और 197 के साथ 5 हो गया, इसका अंतर 5, ये अंतर है। अंतर का मतलब ही क्या है, विस्पंदों की संख्या प्रति सेकंड, विस्पंदों की संख्या प्रति सेकंड, विस्पंदी तो है अंतर का मतलब। तो अंतर घट रहा कि नहीं घट रहा, अंतर घट रहा है। और ये भी कह रहा है कि भाई विस्पंदों की संख्या घट रही है, अंतर घट रहा है, इसका मतलब क्या है, विस्पंदों की संख्या मतलब ये अंतर घट रहा है, इसका मतलब आंसर यही होना चाहिए। यस, आंसर ही होना चाहिए, लेकिन ये से आंसर आ गया। लेकिन अगर मैं कहूं कि एफ बी बराबर कितना लूं, 208, तो 208 के साथ 208 के साथ इसका अंतर कितना था, 8 था, और 199 के साथ ये अंतर कितना हो गया, अगर 199 तो ये 8 की जगह 9 हो गया, और 198 के साथ कितना आ गया, तो ये अंतर 10 आ गया। तो ये अंतर तो बढ़ता जा रहा, ये अंतर तो बढ़ता ही जा रहा, जबकि सवाल कह रहा है कि अंतर घटना चाहिए। तो इसका मतलब इसकी आवृत्ति 208 तो नहीं रही होगी, क्योंकि ये हमारे साथ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। तो यानी कि आप कह सकते हैं एफ बी बराबर 192 हर्ट्ज रही होगी सवाल की लैंग्वेज के हिसाब से। जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करनी, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसे ही वो ए पर फाइलिंग कर दे, बी पे फाइलिंग कर दे, ए पे मोम लगा दे, बी पे मोम लगा दे, विस्पंदों की संख्या घटा दे, विस्पंदों की संख्या बढ़ा दे, ऐसे कई वैरायटी के सवाल बन सकते हैं, है ना। तो उसी हिसाब से आपको लॉजिक सोचना है, कोई कैलकुलेशन की इसमें, बस नंबर देखे कौन घट रहा बढ़ रहा, उसी हिसाब से हमने उसका आंसर को दे देना है। ओके, चलिए विस्पंदों पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। विस्पंदों में हमारे पास दे दिया है कि दो तार है, किसी सितार के अंदर दो तार है, एक्स एंड वाई, दो रस्सियां हैं। एक्स एंड वाई रस्सी तार कह सकते हो, है ना, रस्सियां कहो या फिर तार कह सकते हो इनको। तार होते हैं वैसे तो, रस्सी की जगह तार बोल सकते हैं, कि दो तार लगे होते हैं सितार के अंदर, है ना। तो स्ट्रिंग्स बोल देंगे, मतलब स्ट्रिंग्स हैं दो, ठीक, रस्सी तार या स्ट्रिंग, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला फिक्स होता है, स्पीड ऑफ किसका, ध्वनि की चाल का। तो एक्स और वाई दो तार है, सीधी सी बात तो यह है कि इसमें 4 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करते हैं। उन तारों में जो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न हो रही है उनके 4 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न हो रहे हैं, यानी कि उनकी आवर्तियों का अंतर 4 है। यदि वाई रस्सी में तनाव बढ़ा दिया जाए तो विस्पंद 2 शून्य लगे, यानी कि उनकी आवर्तियों का अंतर 2 शून्य लगा, ठीक, उत्पन्न होते हैं। तो
fx दे रखा है, अगर x की आवर्ती 300 हर्ट्ज है तो y की मूल आवर्ती क्या रही होगी। भाई आप सीधी सीधी सी भाषा में समझें कि एक x है तो fx है आपके पास कितनी है 300 हर्ट्ज, और fy कितनी हो सकती है 4 विस्पंद आ रहे, तो यानी कि fy है तो आपकी 304 होगी, या इसमें से 4 घटा दो तो 296 होगी। इनमें से एक आंसर आना है। fy या तो ये होगा या ये होगा, क्योंकि 4 का अंतर आना। बीट्स कितनी है 4 है ना, बीट्स तो बीट्स विस्पंद ये 4 है प्रति सेकंड, तो ये 4 या तो जिसमें ज्यादा होंगे इसमें इनका अंतर 4 होना चाहिए, इनका अंतर 4 है। अब ये कह रहा है कि यदि y में तनाव बढ़ा दिया जाए, यदि y का तनाव बढ़ा दिया तो सोचो y का तनाव बढ़ाने से, क्या y के तनाव को बढ़ा देने से f बराबर जो होता है किसी भी तार में वो होता है v बाई लैम्बडा, और v क्या होती है अंडर रूट टी बाई म्यू, ठीक। और तनाव ये है, यानी कि तनाव बढ़ने पर क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ y बढ़ गई होगी, यस तनाव बढ़ने पर फ्रीक्वेंसी ऑफ y बढ़ गई होगी, यानी कि तनाव बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ y बढ़ गई, यानी कि y की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो उनका अंतर 2 रह गया, y की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो उनका अंतर 2 रह गया, यही तो बोला इसने y वाले तनाव में। इसका मतलब तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या रही होगी। अब सोचो जब इनका विस्पंदों की संख्या 2 रहेगी मतलब घट गई, इनका अंतर क्या रह गया घट गया, तो अब हमारे पास ये बताना है कि भाई इसकी आवृत्ति एक्चुअल में ये है या ये। अब सोचो फ्रीक्वेंसी 304 लें, अगर मान लें कि इसकी मूल आवृत्ति 304 है तो इनका अंतर 4 आ रहा, और तनाव बढ़ाने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई का मतलब 304 से 305 हो सकती है, 306 हो सकती है, 300। अंतर घटा के बढ़ा, इनका अंतर बढ़ा, जो अंतर था वो तो बढ़ गया ना, और ये कह रहा है कि विस्पंद रह गए 2, यानी कि ये अंतर तो होता है इन दोनों अंतर का, अंतर ये है जो 2 रह गया, ये क्या हुआ तो घट गया, अंतर तो घट गया, तो इसका मतलब अंतर अगर घटा 300 और 305 हो जाए 306 हो जाए, क्योंकि आवर्ती तो बढ़ानी, तो बढ़ाने पर आवर्ती का अंतर बढ़ गया, जबकि हमें क्या करना है अंतर को घटाना। अब इसकी बात करते हैं, 296 से आगे बढ़ाओ, इसको बढ़ाएंगे तो 297 आ सकता है, 298 आ सकता है, 299 आ सकता है, ऐसे बढ़ सकती है। तो इनका और इनका अंतर, हालांकि सिर्फ अंतर 2 का ही रखना, तो ये 2 ही रख सकते हैं, ये और ये 2 रख सकते हैं, अंतर इनसे देखो इसका अंतर क्या हुआ, इसका और उसका अंतर यहाँ 4 था, यहाँ 3 रह गया, यहाँ 2 रह गया, इसका मतलब क्या हुआ कि अंतर 2 इस केस में आ सकता है, ये वाले में जब इसकी मूल आवर्ती ये रही होगी, इस केस में तो और अंतर बढ़ रहा है, इसमें तो अंतर बढ़ रहा है और क्या आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो अंतर किस में कम हुआ, यानी कि विस्पंद किस में 2 मिल सकते हैं इस वाले केस में, तो हम कहेंगे कि fy का आंसर 296 हर्ट्ज रहा होगा। तभी तो जब इसकी आवर्ती, इसका तनाव बढ़ा दिया गया होगा, उसकी आवर्ती बढ़ गई होगी, तो उनका अंतर घट के 2 रह गया होगा, ठीक। तो इस तरीके से ये लॉजिकल सवाल सोचने होते हैं, जिसमें आपको सिर्फ ये देखना कि भाई लॉजिक कैसे लगाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। चले जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बीट्स से रिलेटेड ये है कि हमने ताप के साथ भी इसका रिलेशन हो सकता है, ताप के साथ भी बीट के क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको बस ये देखना ताप के साथ बीट पर फर्क क्या पड़ेगा, घट रही या बढ़ रही, मैं घटने बढ़ने का तो हिसाब लगाना। तो सवाल देखा पहले क्या है, सवाल ये दिया हुआ कि कोई वायुस्तंभ है, वायुस्तंभ मतलब अपना जैसे ऑर्गन पाइप होते थे, कॉलम होते थे, खुला ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप, तो वायुस्तंभ है जिसमें 51 डिग्री सेल्सियस पर सवृत्त द्विभुज 4 विस्पंद उत्पन्न करता है, यानी कि सवृत्त द्विभुज, जैसे हमने रेजोनेंस ट्यूब में करा था, रेजोनेंस ट्यूब याद है, रेजोनेंस ट्यूब में हमने सवृत्त द्विभुज से फ्रीक्वेंसी से अप्रगामी तरंगें उत्पन्न की थी, तो उसमें सवृत्त द्विभुज में भी आवर्ती है और अंदर भी इसमें आवर्ती आ रही, मूल आवर्ती, उसके फिर हार्मोनिक्स आते थे, सनादि, तो उनकी आवर्तियों में अंतर 4 दे दिया। कोई भी है जिसमें दे दिया उसने कि सवृत्त द्विभुज और एयर कॉलम में जो उत्पन्न आवर्तियां हैं उनके बीच 4 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न हो रहे हैं, इनके बीच बीट फ्रीक्वेंसी दे दी, क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी क्या थी, 2 फ्रीक्वेंसियों का अंतर। यदि वायु स्तंभ का ताप 16 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, यानी कि ताप घटा दिया, ध्यान दे, ताप 16 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो विस्पंद 1 विस्पंद प्रति सेकंड सुनने लगा, उनके आवर्तियों में अंतर 1 सेकंड का आने लगा, जिसे बीट फ्रीक्वेंसी बोलते थे। तो सवृत्त द्विभुज की आवर्ती पूछी है,
ज्ञात करनी है। ठीक, तो सोचो अगर इसकी आवृत्ति f है सवर्ती त्रिभुज की और उनकी आवृत्तियों का अंतर 4 है, तो जो वायु स्तंभ में ध्वनि उत्पन्न हो रही है उसके साथ जो आवृत्ति होगी या तो वो f+4 होगी और या फिर f-4 होगी कि नहीं, इनमें से एक होगी, ये पक्का है। तो f निकल जाएगी। अब हमें f निकालने के लिए पहले तो हमें डिसाइड करना कि ये लेनी है या ये लेनी, कौन सी लेनी। अब सोचो इसने बोला कि भाई ताप क्या हुआ, ताप को घटा दिया, 51 से 16 कर दिया, ताप घटा। ताप घटने से स्पीड घटती है, क्योंकि स्पीड क्या होती है, √γ/RT/m। स्पीड घटती है कि नहीं ताप घटने से, ये घटा, टेम्परेचर घटने से ये घट जाती है। और फ्रीक्वेंसी होती है v/λ, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी घटेगी, फ्रीक्वेंसी भी घटेगी, है ना। तो वायु स्तंभ के अंदर ताप के साथ वेग घट जाएगा ध्वनि का, जिससे कि वेग घटने से उसके अंदर आवृत्ति भी घट जाएगी। अगर उसके अंदर आवृत्ति घट गई, अगर उसके अंदर आवृत्ति घट गई तो उनके वायु स्तंभों में जो अंतर होगा वो अंतर घटेगा या बढ़ेगा, वो किससे डिसाइड होगा, इसमें से कोई एक होगी। देखो हमने कहा कि भाई इसके अंदर की जो आवृत्ति है वो घट गई, अगर वो आवृत्ति घट गई तो विस्पंदों की संख्या भी कम हो गई। अगर विस्पंदों की संख्या कम हो गई, मैं एग्जाम्पल से लेके चलता हूं, मान लो, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं कि समझने के लिए, कि मान लो कि f की वैल्यू 50 है। प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। f की वैल्यू 50 है, तो एयर कॉलम की जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी या तो वो 54 होगी या वो 46 होगी, क्योंकि 4 का अंतर है ना, या तो वो 54 होगी या 46। अब ये कह रहा है कि ताप बढ़ देने पर विस्पंद घट गए, ताप बढ़ने पर विस्पंद घट गए, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, किसकी, एयर कॉलम की। तो एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी घटानी है ना। मान लीजिएगा एयर कॉलम है ये, इसमें जो है इसमें जो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न हो रही है वो घटानी, अगर उसे घटाना है तो वो घट गई, तो उनका अंतर भी घटना है इसके साथ। तो सोचो मैं अगर इसको घटा रहा हूं तो इसको 53 भी कर सकता हूं, इसको 52 भी कर सकता हूं, इसको घटाऊं अगर तो 46 से इसको मैं 45 भी कर सकता हूं और 44 भी कर सकता हूं। अगर मैंने इसे घटा दिया तो सोचो इसका और इसका अंतर, पहले 4 था, अब कितना रह गया, 3, अब कितना अंतर रह गया इसका, 2, तो अंतर अभी मान लीजिएगा 51 होगी तो इसका अंतर कितना रह गया, 1, अंतर 1 रह गया। इसके साथ अंतर 4 था, यहां पे कितना आ गया, 5, इसके साथ कितना आ गया अंतर, 6 का अंतर, तो अंतर तो बढ़ता जा रहा, इसमें अंतर घटता जा रहा, और घट घट के 1 भी आ सकता है, जो कि 1 हुआ। इसका मतलब आवृत्ति जो आएगी वो जुड़ने से आ रही है, एयर कॉलम क्या घटने से आ रही, यानी कि 50 + 4 करना पड़ रहा ना। अगर इसकी 50 मान ली, अगर ट्यूनिंग फोर्क की आवृत्ति, ट्यूनिंग फोर्क यानी कि सवर्ती बहुभुज की आवृत्ति अगर मैंने 50 मान ली, तो एयर कॉलम में जो आवृत्ति आनी चाहिए वो 50 + 4 आनी चाहिए, तभी उनका अंतर, आवृत्ति इसकी घटने पर उनका अंतर 1 आ सकता है। तो उसका मतलब मुझे ये वाली आवृत्ति की नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी इस वाली की, तो f+4 लेना पड़ेगा। पहला तो सवाल ये हुआ हमारा बीट के हिसाब से, है ना, बीट्स के हिसाब से। इतनी बात आ गई समझ में। अब मुझे ये बोला कि भाई फिर वो रह गई 16 डिग्री पर इतनी, तो सोचो ताप का इससे रिलेशन क्या है, ताप का इससे रिलेशन क्या है, f = v/λ। तो f = v/λ का तो सीधा सीधा मतलब है ना कि √γ/RT/m (1/λ). तो ताप का टेम्परेचर से मतलब है सीधा सीधा सा, ठीक है, सीधा सीधा मतलब है। तो मैं ये कह सकता हूं फ्रीक्वेंसी √T के समानुपाती है। हवा के लिए m भी फिक्स, ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, ठीक। तो मैं कह सकता हूं कि इसके लिए ताप इसके लिए समानुपाती हो गया, ठीक है। चाल अलग अलग होगी, फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग आ जाएगी। क्लियर। चलिए हम यहां पर कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी √T के हिसाब से चल लो, तो एक फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, f+4, और एक फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, f+1।
इसके हिसाब से क्या बैठेगी भाई, नई फ्रीक्वेंसी, एक तो फ्रीक्वेंसी एयर कॉलम में, एयर में, एक तो f+4 बन गई, और दूसरी इसको मैंने 1 मान लेता हूँ f1, इसको 2 मान लेता हूँ एयर में दूसरे ताप पर, मतलब इसको मैंने 51 डिग्री पर माना और इसको 16 डिग्री पर माना, तो ये आ गई f+1। और 51 डिग्री का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, 51 डिग्री का मतलब +273 कर दो, और 16 डिग्री का मतलब +273 कर दो। क्या बैठेगा भाई, 3 और 1 4, 7 और 5 12, 2 और 1 3, और 6 और 3 9, 7 और 1 8, 289। ठीक, तो टेम्परेचर T1 कितना, T9 केल्विन। अब ध्यान दो, 324 तो किसका होता है 18, और 289 किसका होता है 17 का स्क्वायर रूट, है ना, 17 का स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, 18 इसका स्क्वायर रूट होगा, 17 इसका स्क्वायर रूट हो गया। तो भाई इसको ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई किया 17f + 64 68, 17 चौका 34 68 बराबर 18f + 18, तो कितने बचेंगे 18f - 17f बराबर 68 - 18, तो f बराबर 50। चलो ये मैंने एग्जाम्पल जो लिया था उससे समझ में आ जाएगा कि भाई 50 हर्ट्स आ गया, फिर देखो वही आंसर आया, फिलहाल तो मैंने इसको ले लिया। अब मैं फिर से समझ लो कि मैंने f+4 ही क्यों लिया, f-4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई जब 50 है इसकी आवृत्ति, तो अब 50 का मतलब एयर के अंदर इसकी आवृत्ति है, तो 50 + 4 होगी या 50 - 4 होगी, तो 50 - 4 46, ये 54 हो गया। घटने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी घट गई होगी, फ्रीक्वेंसी घटने से विस्पंदों की संख्या 1 यानी कि कम होगी विस्पंदों की संख्या, यानी कि फ्रीक्वेंसी घटाई, घटाने का मतलब 54 से हो सकता है वो 53 रह गई हो एयर में, या हो सकता है 52 रह गई हो, या हो सकता है 51 रह गई हो, 46 से वो और घट गई के मान लीजिएगा 45 रह गई, या फिर जो है 43 रह गई या 44 रह गई, ऐसे ही। तो सोचो 50 के साथ इसका अंतर घट रहा है कि नहीं, यहाँ पे पहले 4 था, फिर 3 हुआ, फिर ये जो है 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर ये 1 हो गया, फिर 1 हो गया, अंतर 1 रह गया, तो एक अंतर आना भी चाहिए, घट के किस में रहा, यानी कि हमें आवर्ती वो जो लेंगे, आवर्ती हवा में वो f+4 लेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए विस्पंदों पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारे पास है कि 2 स्वर हैं हवा में 2 आवर्तियां हैं, 2 तरंगे हैं ध्वनि की, जिनकी वेवलेंथ दे रखी है। स्वर का मतलब ओवरटोन कह सकते हैं, कोई उत्पन्न की कहीं से भी, तो वो ओवरटोन की तरंग दैर्घ्य 90/175 है, और ये 90/173 है। मान लो ये λ1 है और ये λ2 है, और λ2 ज्यादा होगी, λ1 कम होगी, क्योंकि इसमें 175 आ रहा है, इसमें नीचे। ठीक है, तो प्रत्येक स्वर एक स्थिर आवर्ती, कुछ भी मान लो, स्थिर आवर्ती को f मान लो, कि तीसरे स्वर के साथ 4 विस्पंद उत्पन्न करते हैं, तो वायु में ध्वनि की चाल ज्ञात करो, तो वायु में ध्वनि की चाल ज्ञात करो। ओके, चलिए जी करते हैं। तो तीसरे स्वर के साथ उसने, कोई भी स्वर है तीसरा स्वर, उसके साथ उसने 4 विस्पंद उत्पन्न करे, है ना भाई, टोन, पहला स्वर, दूसरा स्वरक, तीसरा स्वरक, चौथा स्वरक, 5 स्वरक, वो हवा में तो चल रहे कहीं ना कहीं, तो जो चल रहे हैं हवा में उनकी आवृत्तियों के अंतर दे रखे 4। क्या दिया हुआ देखें, इसने दिया कि भाई λ1 90/175, λ2 90/173 मीटर, है ना, और हवा में चल रही दोनों तरंगे, तो हवा में ध्वनि का जो वेग होगा वो समान रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं। तो आप कहेंगे क्या कि भाई हमारे पास v = f1 λ1, और इसके लिए भी कह सकते हैं v = f2 λ2। तो आप ये भी कह सकते हैं भाई f1 बराबर v/λ1, और ये भी कह सकते हैं भाई f2 बराबर v/λ2। λ1 λ2 पता, f निकाल, v1 v हमें निकालना, f1 f2 में अगर रिलेशन मिल जाए तो काम चल जाएगा हमारा, है ना। तो देखो हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो लैम्बडा, देखो ध्यान से, λ2 > λ1, और इसके उल्टा है, अगर λ2 ज्यादा है तो इसका मतलब f2 > f1, सॉरी f2
F1 ग्रेटर देन F1, F1 ग्रेटर देन F2। जैसी बात है ये कम है तो ये ज्यादा होगी, है ना। इतनी बात हमने इससे निकाल ली। अब मुझे ये कह रहा है कि जो तीसरे स्वर की आवृत्ति है, माना तीसरा कोई स्वर है, कोई अब एक और तरंग आ गई, एक तरह समझ लो। तीसरे स्वर, स्वर का मतलब ओवरटोन की आवृत्ति कितनी है, F, F मान ली। तो अगर F मान ली तो इसने कह रहा है कि इसकी आवृत्ति और इसकी आवृत्ति का अंतर 4 है, इसके साथ भी 4 है, इसके साथ भी 4 है। अब सोचो F1 ज्यादा है, F2 कम है। अगर मान लो F1 ज्यादा है और F2 कम है तो F1 के साथ इसका अंतर 4 होगा। क्या F2 के साथ भी F2 माइनस F लिख सकते हैं क्या? क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि F1 माइनस F का अंतर 4 होगा और F1 ग्रेटर देन F2 है, तो F2 के साथ तो इसका अंतर 4 आएगा नहीं डायरेक्ट। हाँ, F माइनस F2 हो सकता है 4 हो, F माइनस F2 4 हो सकता है। समझ में आई इतनी बातें? अब बहुत ध्यान से देखो, इस बात इंपॉर्टेंट है समझने की। भाई मेरे यहां से पता लगा कि F1 ज्यादा है, F2 कम है, तो अगर आपने F1 माइनस F लिया तो 4 आ गया, तो F2 माइनस F नहीं ले सकते क्योंकि F1 तो ज्यादा है F2 से, तो F2 तो कम रहा होगा, तो F2 कम रहा होगा तो F2 माइनस F तो अंतर 4 आएगा ही नहीं। हाँ, F से भी F में से माइनस कर सकते हैं इसको, F माइनस F2 हो सकता है कि इसका अंतर 4 आ जाए, ठीक है, प्लस 4 आ जाए, ठीक है। अब हमारे पास ध्यान से देखो, तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं, ऐड कर देने पे तो कट गई, इसकी तो हमें जरूरत भी नहीं है, तो F1 माइनस F2 बराबर 8 आ गया बेसिकली। अच्छा सवाल, इसका मतलब F1 F2 तो यहां से पता ही, मुझे रख दो, क्या दिक्कत है। F1 माइनस F2 बराबर 8, तो V बाई लैम्बडा वन, लैम्बडा वन कितना है, तो V बाई लैम्बडा वन माइनस V बाई लैम्बडा टू, V कॉमन ले लिया, लैम्बडा वन कितना आएगा 90 बाई 175, तो उल्टा कर देंगे 175 बटे 90 माइनस 173 बटे 90 बराबर 8। तो यहां से V कितना आ जाएगा 175 माइनस 173 2 बटे 90, तो 2 बटे 90 का मतलब 8 इंटू 90 बटे 2, तो 2 से इसको काटा 4 आया और भाई चाल आ गई 360 मीटर पर सेकेंड, इतना आंसर आ जाएगा इसका। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ इन सवालों को करने से कि भाई बीट के सवालों में कुछ भी नहीं होता अगर आपको ये क्लियर है कि F1 माइनस F2 को ही बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, प्रति सेकंड विस्पंदों की संख्या बीट फ्रीक्वेंसी F1 माइनस F2 को कहते हैं, तो उसको कहीं पे भी जोड़ा जा सकता है सवाल में। दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस तो किसी भी क्वेश्चन में ला सकते हैं ना। ध्यान दो, मैंने पाइप वाले सवाल में भी लिया है इसको, पाइप वाला सवाल भी किया, हवा वाले में भी किया था डायरेक्ट, और अपने को प्रस्सी वाले के साथ भी किया था, ट्यूनिंग फोर के साथ भी किया था, और टेम्परेचर के साथ भी जोड़ा था। कहीं पे भी आ सकते हैं ये सवाल, है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डॉपलर्स इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव, जो कि साउंड वेव का लास्ट टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 100% है, हमेशा आता है, हर कंपटीशन में आता है, बहुत पूछा जाता है और बहुत इसकी एप्लीकेशन भी है। तो बहुत अच्छे से इसको हम तैयार करेंगे, इसकी बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस में लाएंगे, या किस किस वैरायटी के होते हैं वो सब देखेंगे, लेकिन पहले फील के साथ समझेंगे डॉपलर इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। इसके अलग अलग केसेस भी अच्छे से समझने हैं। तो डॉपलर इफेक्ट में अगर सिंपल सी भाषा में बात करें, सीधी सी भाषा में बात करें कि मान लो कोई, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और कोई सोर्स है, कोई स्रोत है जिससे ध्वनि उत्पन्न हो रही है, मुझे सुनाई दे रही है, उसकी कुछ आवृत्ति है, तो जो आवृत्ति उसकी है वही आवृत्ति मेरे को उसकी सुनाई दे रही है, ठीक। लेकिन अगर स्रोत में या प्रेक्षक में, सोर्स और ऑब्जर्वर, स्रोत में या प्रेक्षक में किसी में भी, सोर्स या ऑब्जर्वर में से किसी में भी मोशन होने लगे, यानी कि रिलेटिव मोशन होने लगे, एक के रेस्पेक्ट में दूसरा मूव करने लगे या दोनों मूव करने लगे, अगर दोनों में रिलेटिव मोशन होने लगे तो उस समय ऑब्जर्वर को या प्रेक्षक को उसकी आवृत्ति जो उसकी एक्चुअल थी वो नहीं सुनाई देती, उसको लगता है कि शायद ये आवृत्ति बदल गई है और उसकी आवृत्ति उसको कुछ और फील होती है, उसको कुछ और सुनाई देती है, ऐसा लगता है उसको, है ना। तो वो जो कुछ और आवृत्ति सुनाई देती है, उसी आवृत्ति को जो है हम सुनाई दे रहे हैं, तो उस आवृत्ति को निकालना ही हमारा इस इफेक्ट में जो है वो कम सुनना, ज्यादा सुनना, ये क्या कारण हो रहा है, उसके पीछे जो प्रभाव है उसी को हम क्या बोलते हैं, डॉपलर्स इफेक्ट। रियलिटी में क्या होता है कि जब मान लीजिएगा कोई स्रोत है वो हमारे पास आ रहा,
उसमें से साउंड निकल रही है और हमारे पास आ रहा, तो हमें लगता है कि बहुत तेज आवाज आती जा रही है, इसका मतलब उसके हमें इसकी आवृत्ति तेज सुनाई दे रही, उसकी दूसरी आवृत्ति बढ़ती जा रही है हमारी तरफ, है ना। दूर जाता है तो हमें लगता है उसकी आवाज कम होती जा रही है, उसकी आवृत्ति हमारे लिए कम होती जा रही है, उसको अलग अलग आवृत्ति की फ्रीक्वेंसी की साउंड सुन रही है, ऐसा लगता है उसको जब दूर जा रहा होता है, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें कि आवृत्ति किसका गुण है, स्रोत का, मान लो कोई भी माइक या कोई भी स्पीकर है, अगर स्पीकर से कोई साउंड निकल रही है उसकी आवृत्ति तो फिक्स है, वो तो बदल नहीं सकती, जब तक स्रोत नहीं बदलेगा तब तक आवृत्ति नहीं बदलती। स्रोत की गुण होता है आवृत्ति, इसका मतलब ये हुआ कि स्रोत बदलेगा तो आवृत्ति बदलेगी, लेकिन ऑब्जर्वर को फिर भी लगता है कि शायद उसकी आवृत्ति बदलेगी अगर वो दूर जा रहा है या पास जा रहा। तो जो उसको दूर जाते या पास जाते समय या दोनों ही एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से दूर जा रहे हो, दोनों चल रहे हैं, तो दोनों को ही लगता है कि यार इसकी तो जो आवृत्ति है मुझे बदली नजर आ रही है, वो बदली आवृत्ति को जो नजर आती है वही कहलाता है एक तरह से डॉपलर इफेक्ट। फील के लिए समझे कि अच्छा ये होता है अभी आवृत्ति का एक तरह से मुझे बदलाव फील होना कि कोई और आवृत्ति से उसकी आवाज आ रही है, लेकिन वास्तव में उसकी आवृत्ति नहीं बदलती, उसकी आवृत्ति थोड़ी बदल गई, मेरे लिए बदल गई, ऑब्जर्वर के लिए बदल गई कि अच्छा यार इसकी आवृत्ति बदली फील हो रही। फिर वो कितनी फील हो रही, कितनी आवृत्ति मुझे लगभग उसकी मिल रही है, वो जो आभासी आवृत्ति मुझे सुनाई दे रही है वो आवृत्ति कितनी है, उसकी कैलकुलेशन हम यहां पर करेंगे। ओके, चलिए डॉपलर इफेक्ट की परिभाषा क्या होगी, फिर डॉपलर इफेक्ट की परिभाषा होगी कि जब स्रोत और प्रेक्षक के बीच सापेक्ष गति, स्रोत मतलब सोर्स है कोई भी ध्वनि का, है ना, और प्रेक्षक कोई भी प्रेक्षक है, ऑब्जर्वर है, इनके बीच में जब सापेक्ष गति होने लगे, रिलेटिव मोशन होने लगे, तो उस समय आवृत्ति में आभासी परिवर्तन अनुभव होना ही डॉपलर का प्रभाव कहलाता है। आवृत्ति में एक आभासी परिवर्तन फील होता है, उसको हम डॉपलर का प्रभाव कहते हैं। तो वो आवृत्ति कितनी होती है उसकी गणना करना यहाँ हमारे बहुत सारे सवाल बन जाते हैं, है ना। तो है तो छोटा सा, ये कंसेप्ट समझ लेंगे ध्यान से, है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि उनके बीच में सापेक्ष गति होनी जरूरी है, तभी ऐसा होगा। उनके बीच में गति नहीं होगी तो उसका मतलब रुके में जो फ्रीक्वेंसी एक्चुअल है वही सुनाई देगी उसको, है ना। तो इसमें कुछ चीजें मैं मान लेता हूं कि भाई मान लो v इज स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि का वेग, ऑब्जर्वर मतलब प्रेक्षक का वेग, vs स्रोत मतलब सोर्स का वेग। इन तीन वेग के साथ साथ चलेंगी चीजें। एफ नोट या एफ लिख लो चाहे तो, एफ एस स्रोत की आवृत्ति, और एफ जो आभासी आवृत्ति ऑब्जर्वर को सुनाई देगी, तो एफ लिख लू, प्रेक्षक को सुनाई दी गई आभासी आवृत्ति, अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने मान ली कि भाई हमें एक्चुअल में निकालना क्या है, हमें एक्चुअल में ये क्या होगा ये निकालना है, जो आभासी आवृत्ति सुनाई दे रही, ये सब चीज़ों की बात हम क्वेश्चन में किसी न किसी रूप में वो दे देगा, वो हमें इसमें अकल लगाने की क्या दिया होगा। तो इनके सवाल बहुत सारे बन सकते हैं। तो सवाल बनने से पहले मैं फिर कह रहा हूँ कि एक बार इसको फील कर लें। फील करने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि बेटे स्रोत की आवृत्ति नहीं बदलती कभी भी, स्रोत की आवृत्ति जो जितनी है उतनी रहती है, लेकिन सुनने वालों को लगता है कि यार बदल गई, जो सुनने वालों को लग रहा है कि बदल गई वही क्या डॉपलर इफेक्ट है, तो वो बदल गई तो वो कितनी होगी, तो उसके लिए बीच में सापेक्ष गति होना जरूरी है ना। तो कभी सोर्स को चलाएंगे, कभी प्रेक्षक को चलाएंगे ऑब्जर्वर को, और कभी दोनों को चलाएंगे, कभी पास लाएंगे कभी दूर लाएंगे, ऐसे सवाल बनेंगे, है ना। इसमें हमने ये मान लिया है पहले से ही कि भाई एक तो जो है ध्वनि का जो वेग हमने भी मान लिया है कि वो एक ही लाइन में लेने हैं सारे वेग अभी शुरू में एक ही लाइन में लेंगे, है ना। और जब कोई और एंगल पर जाएगा स्रोत ऑब्जर्वर
तो किस एंगल पर होंगे तो एंगल के हिसाब से भी सोचेंगे बाद में, लेकिन पहले हमने सब एक लाइन में लेने हैं। ठीक है, एक लाइन में लेकर के इसको देखना है इस डॉपलर इफेक्ट को। तो ये ध्वनि का जो है पहला केस ले लेते हैं इसका। तो केस नंबर 1, केस नंबर 1, स्रोत गतिमान है और प्रेक्षक विराम में है ना। सोर्स मूविंग, ऑब्जर्वर एट रेस्ट। ये पहला केस लिया, सिंपल समझ लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। मान लीजिएगा ये सोर्स है, इससे कुछ दूरी पर ये ऑब्जर्वर है, यहां पर है ये ऑब्जर्वर। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है fs, सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, fs है। और इसमें इसकी जो स्पीड है, सोर्स की स्पीड इधर है, मान लीजिएगा पहले vs, इस तरफ चल रहा है। v क्या है, ध्वनि वेग है। तो जब ये सोर्स की तरफ चल रहा है, ये रेस्ट पर है, इसकी वेलोसिटी ऑब्जर्वर की क्या है, 0 है। तो हमें पूछता है कि इसको क्या आवृत्ति सुनाई देगी। क्लियर? ध्यान दें कि v बराबर क्या होता है, ध्वनि का वेग क्या होता है, v बराबर f लैम्बडा। तो क्या v बराबर f कितनी, fs लैम्बडा, ये आ गई। ठीक है, ये भी कह सकते हैं लैम्बडा बराबर v बाई fs। क्लियर? जब ये इसकी तरफ मूव कर रहा है तो इसकी तरफ चलने के कारण इससे जो तरंगे निकल रही हैं, तरंगे निकलने का मतलब ये हुआ कि इससे जो तरंगे निकल रही हैं इस तक ये पहुंच रही थी। अगर ये रुका होता तो क्या उसको पूरी एक वेवलेंथ लैम्बडा मिल रही होती, है ना, एक वेवलेंथ लैम्बडा मिल रही होती। लेकिन चूंकि ये भी दौड़ रहा है, ये भी दौड़ रहा है, ये रुका हुआ है, ये दौड़ रहा है इधर, तो ये रुका हुआ है, तो वास्तव में तो इसकी वेवलेंथ में जब ये आगे निकल जाएगा तो इसमें कितना टाइम लगता है, क्या इसमें एक टाइम पीरियड लगता है t, पूरे एक टाइम पीरियड बोलते हैं t। ध्यान समझ लेंगे, प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आप इसको रिजल्ट को समझ लेंगे। सारे रिजल्ट को एक ही फॉर्मूले में ला दूंगा, लास्ट में शॉर्ट ट्रिक्स आपको सारा समझा दूंगा कि कैसे आपको सोचना है। अच्छा यार, एक ही बार में सारे फॉर्मूले लिख देंगे, कोई मुश्किल नहीं है, बट पहले मैं थोड़ी डिटेलिंग में जा रहा, बाद में शॉर्ट ट्रिक्स है, अपने सारे सवाल बिल्कुल प्रैक्टिस के साथ हो जाएंगे। अब पहले सोचे कि इससे तरंगे निकल रही, ध्वनि तरंगे उस तक पहुंच गई, उनकी चलने की चाल कितनी है, v है, ध्वनि का वेग है। लेकिन अगर ये रुका होगा तो इसको ये तरंगे मिलेंगी, एक एक तरंग यहां तक मिलेंगी, यहां तक सुनती रहेगी। लेकिन जब ये भी चल रहा है तो वास्तव में जो उसको तरंग मिली उसको ये नहीं मिली, वास्तव में टाइम टी में ये भी स्रोत आगे बढ़ गया। अरे ध्वनि का वेग बहुत ज्यादा होता है, 330 मीटर प्रति सेकंड, और सोर्स या कोई भी बस है, कार है, आदमी है, दौड़ रहा, जो बोलने वाला, ट्रेन है, तो कितनी तेज दौड़ सकता है, ज्यादा ज्यादा 150 मीटर पर सेकंड। तो इनकी स्पीड बहुत कम होती है इसके कंपेयर में। तो ये तो जितनी देर में यहां से यहां तक ध्वनि चली जाएगी ये नहीं पहुंच पाएगा। तो इतने ही समय में ये कितना आगे चला गया, मान लीजिएगा ये चला गया अपना vs इंटू टी, कितना चला गया, vs इंटू टी, ये दूरी लैम्बडा, सॉरी ये आ गई vs इंटू टी, और ये कितनी, तो ये कितनी दूरी आ गई, लैम्बडा बराबर vt। लैम्बडा बराबर तो क्या बैठेगा बेटे, vt, है ना, दूरी बराबर 4 गुना समय लैम्बडा इंटू लैम्बडा बराबर vt भाई, v बाई एफ है ना, v बाई एफ, इसको आप ये भी तो लिख सकते हैं v इंटू टी, यही तो है वो। तो ये तो थी, इसको मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये मिल नहीं रही एक्चुअल में। उसको मिल कितनी रही, उसको मिल रही ये, क्यों, क्योंकि तो आगे चला गया। तो ये इसको मिल रही है लैम्बडा डैश, जिसे मैं कह सकता हूं वी टी माइनस वी एस टी। तो वास्तव में अगर देखा जाए लैम्बडा डैश अगर मिल रही है तो कितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव हो रही है, आप एफ डैश भी बोल सकते हैं या एफ ऑब्जर्वर भी बोल सकते हैं, जो मिल रही है ना, जो ऑब्जर्वर को मिल रही है, तो वो कितनी मिल रही है, ध्वनि का वेग तो बदल नहीं रहा, ध्वनि का वेग तो बदल नहीं रहा। तो v माइनस वी एस इंटू टी, और देखो ध्यान से f बराबर क्या होता है, 1/t। तो यानी कि 1/t का मतलब यहाँ f लिख सकते हैं, v अपॉन v माइनस एस इंटू एफ। तो क्या सोचा ये कि भाई जब ये सोर्स इसकी तरफ दौड़ रहा है तो उसको इसकी आवृत्ति ज्यादा सुनाई देगी, कम,
ज्यादा सुनाई देगी और तेज तेज सुनाई देने लगेगी, तो और ज्यादा तेज से सुनाई देने लगेगी उसको, जिस आवृत्ति सुनाई देगी तो सोचो इसकी आवृत्ति बढ़ गई, यानी कि जो एफ डैश आई या एफ नोट आई वो एफ नोट ग्रेटर देन आई एफ एस से, एफ एस से ज्यादा आएगी कि नहीं। और अभी नहीं देखो ये नीचे की वैल्यू कम हो गई ना, ये कम है ये ज्यादा, वी और वी माइनस वी एस, ये कम हो गई ये ज्यादा हो गई, इसका मतलब ये वैल्यू ज्यादा आ गई, एफ नोट की वैल्यू, इसको एफ डैश लिख लो एफ नोट लिख लो, आपकी मर्जी है। अब मेरा कहने का बस मतलब ये हुआ कि भाई एफ डैश आपके पास ये फॉर्मूला बन गया, कब, हालांकि अभी तो आपको फॉर्मूला रटना है ये, लेकिन धीरे धीरे आप बाद में देखेंगे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से समझा दूंगा कि भाई जब हमारे पास स्रोत इसकी तरफ जा रहा है तो वास्तव में उसको पूरी लैम्बडा नहीं मिल करके लैम्बडा माइनस, ये इतनी देर में सोर्स भी तो आगे घुस गया इसके अंदर, समझ लो वेवलेंथ में घुस गया ये, तो इतनी दूरी तो आगे चले गया, तो उसको ये पूरी तरंग मिल नहीं पा रही, बल्कि इतनी माइनस इतनी करके इतनी तरंग मिल पा रही, इसलिए उसको अपेरेंटली कुछ और समझ रहा है कि अच्छा यार उसको तो कुछ हो रहा है। ऐसा समझ लो कि मान लीजिएगा मैं खड़ा हूँ, मेरी तरफ से कोई मुझे कोई बॉल फेंक रहा है, मान लो मेरी तरफ कोई बॉल 10 बॉल प्रति सेकंड फेंक रहा है, ठीक, और अगर ये तो वो या मैं, मान लो वो मेरी तरफ बढ़ने लगे, तेजी से बढ़ने लगे मेरी तरफ, और 10 बॉल प्रति सेकंड फेंक रहा, तो क्या मेरी तरफ 10 बॉल प्रति सेकंड आने लगेंगे, ज्यादा आने लगेंगी, तो 1 सेकंड में ज्यादा आने लगेंगी, 1 सेकंड में ज्यादा आने लगेंगी क्योंकि वो मेरे पास में आता जा रहा। ठीक वैसे ही अगर वो रुका हुआ है मैं उसकी तरफ भागूं और वो 10 बॉल प्रति सेकंड भाग रहा फेंक रहा है, तो मैं उसकी तरफ भागूंगा तो मुझे 10 से भी ज्यादा मिलने लगेंगी बोले, तो फेंक तो वो तो नहीं रहा जितनी वो फेंक रहा था, लेकिन मेरे को मिलने लगेंगी ज्यादा, तो मुझे लगेगा कि यार ये तो ज्यादा फेंक रहा है। तो खैर वैसे ही यहां पर जब स्रोत ध्वनि का जो स्रोत होगा वो ऑब्जर्वर की तरफ जब गतिमान होगा तो उस समय उसको जो आवृत्ति सुनाई देगी v अपॉन वी माइनस एस इंटू एफ एस होगी, या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई जब इसकी तरफ जाएगा तो आवृत्ति बढ़ जाएगी, आवृत्ति इसको लगेगा कि बढ़ गई है। अगर इसको लगेगा कि आवृत्ति बढ़ गई है तो उस केस में क्या होगा, आवृत्ति अगर बढ़ गई है तो उस केस में आप सोचो कि नीचे की वैल्यू घटनी चाहिए, ये वाली वैल्यू घटेगी तो उसका मतलब बढ़ जाएगी, और वो हो भी रहा है। सोचो अगर इधर जा रहा था, ये किधर जा रहा था भाई, ये इस तरफ, अगर मैं कहूं कि सोर्स इधर जा रहा है और ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, तो उस केस में ये जो मैंने तरंग बताई थी, क्या ये लैम्बडा जो थी, क्या अब वी एस इंटू टी, इतना वी एस इंटू टी, क्या वेवलेंथ इसको यहां से यहां तक मिलेगी, तो क्या लैम्बडा डैश वी एस इंटू टी प्लस वी टी जुड़ जाएगी। तो कुल मिला के अगर वो इधर जा रहा होगा तो उसको फ्रीक्वेंसी घटेगी ना घटेगी, तो घटेगी, तो इसका मतलब यहां पर एफ डैश इस केस में जब वो किधर जा रहा है, इधर केस फर्स्ट में मैंने क्या लिया, इधर जाते हुए सोर्स को ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, उसी में मैंने इधर इस तरफ कर दिया केस सेकंड में एफ डैश या एफ नॉट, दैट इज व्हाट वी बाई वी प्लस वी एस। सोचो अब नीचे की वैल्यू क्या बन गई, नीचे की वैल्यू बढ़ गई तो मतलब एफ नॉट कम हो गई, एफ एस से घट गई, और होना भी चाहिए, जो प्रैक्टिकली फील करते हैं वो है भी, फॉर्मूले से हो भी रहा है। तो क्या समझना है कि भाई अगर ये रेस्ट पर है तो इसकी तरफ जाने पर v माइनस वी एस आएगा और इसकी तरफ जाने पर v प्लस वी एस आएगा। ऐसा भी सोच सकते हैं कि भाई इसी स्रोत में से ध्वनि निकल रही है ना, और स्रोत इधर जा रहा, तो ध्वनि इधर जा रही, स्रोत भी इधर जा रहा, एक ही दिशा में जा रहे, तो ऐसा समझ लो कि इन्हें घटा दो, एक ही दिशा में जा रहे तो ध्वनि इधर है, घटा दो, ध्वनि तो इधर जा रही लेकिन आदमी ये सोर्स इधर भाग रहा, तो विपरीत दिशा में चले गए, तो विपरीत दिशा में जाने का मतलब जोड़ दो विपरीत दिशा का मतलब। चलिए अगला केस है, अगले केस में हमने क्या करा, प्रेक्षक गतिमान है और स्रोत विराम पर है, यानी कि ऑब्जर्वर मूविंग है और सोर्स एट रेस्ट। तो बड़ा सिंपल है ये वाला केस, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अभी पहला मैंने ले लिया कि ऑब्जर्वर इधर गतिमान है, ये रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है। अगर ये गतिमान है और ये रेस्ट पर है, ध्वनि का वेग है, तो सोचो अगर इसकी बात करूं फ्रीक्वेंसी की, तो एफ एस तो क्या है, वी बाई लैम्बडा है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी तो वी बाई लैम्बडा है, या आप ये कह सकते हैं कि लैम्बडा बाई वी बाई एस एफ एस, ये तो हो गई। लेकिन सोचो अगर मैं बात करूं कि इसको क्या फ्रीक्वेंसी मिल रही है, तो इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है एफ ऑब्जर्वर तो यहाँ क्या आएगा, इसके लिए जो वेवलेंथ निकल रही थी वो तो सारी वेवलेंथ सेम ही है, वी बाई एफ एस ही है। लेकिन बात क्या होगी कि भाई इसको ध्वनि की वेग की बात अगर करें, ध्वनि का वेग तो चारों दिशाओं में होता है, इधर भी होगा, 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 इधर भी, तो हमें तो वो लेना जो एक लाइन में होगा, इस लाइन की तरफ लेंगे, चारों तरफ फैल रहा तो वो वाला इस तरफ ले जाएंगे, तो ध्वनि का वेग तो v ले लिया, वो तो इस तरफ ही है, कहीं भी ले लो, चारों तरफ भी पार्टिकल यहाँ दौड़ रहा तो इस लाइन में ले लो, यहाँ दौड़ रहा तो इस लाइन में, यहाँ दौड़ रहा तो इस लाइन में, एक लाइन में लेना है, तो ध्वनि का वेग तो v है।
और वो इधर है, ये इधर दौड़ रहा, तो इसके लिए जो ध्वनि मिल रही है उसके लिए ध्वनि का वेग क्या लिखोगे? क्या v लिखोगे या v नॉट प्लस v लिखोगे? क्योंकि जब दो वेग एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो वेग क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो यहां लिखेंगे v प्लस वी नॉट और अपॉन लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू क्या है? v बाई एस, v प्लस वी नॉट v बाई एफ एस। तो v प्लस वी नॉट बाई वी इंटू एफ एस। अब ध्यान देखो, क्या एफ नॉट की वैल्यू, एफ ओ की वैल्यू ग्रेटर देन है एफ एस से? एफ एस से ज्यादा है, और होनी भी चाहिए। जब इसकी तरफ दौड़ेगा तो ज्यादा सुनाई देगी, इसकी तरफ दौड़ेगा तो ज्यादा सुनाई देगी, यानी कि सही है, बिल्कुल सही चल रहे है ना। तो इसमें ये केस हमारा सिंपल ये हुआ कि भाई जब दोनों ट्रैक्स चल रहे हैं तो विपरीत दिशाओं में ध्वनि का और उसका वेग जुड़ जाएंगे। सिंपल ऐसे भी सोच सकते हैं, सापेक्ष के हिसाब से भी सोच सकते हैं, है ना। अब शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे सारे। अब वो वाला फंडामेंटल जो मैंने बताया था उसको छोड़ देंगे, जैसे जिससे पहला वाला केस लिया था, सिंपल तरीके से रिलेटिव से सोच सकते हैं ऐसे भी। तो एफ नॉट इक्वल टू दिस, और वैसे भी सोचो बढ़ेगी तो ऊपर वाले वेग में ये तो जीरो ही है, ये तो जीरो ही है, इसका तो कोई रोल नहीं रहा। अगर बढ़ेगी तो इसका मतलब ये दोनों वेग जुड़ जाएंगे ऊपर, ठीक है। तो ये आ गया ये वाला केस। अब सोचो, मान लो सोर्स तो आपका रेस्ट पर ही है, लेकिन ऑब्जर्वर क्या हो रहा? इधर मूव करने लगे, और साउंड की स्पीड तो इधर ही है, दोनों एक ही दिशा में चल रहे, तो क्या होगा? इसको कम स्पीड देगी, रिलेटिव स्पीड कम हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे भैया? एफ नॉट बराबर क्या v माइनस वी एस हो जाएगी, v नॉट अपॉन v इंटू एफ एस। तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में फ्रीक्वेंसी कम हो गई, और होनी भी चाहिए। जब दूर जा रहा है, ये दूर जा रहा है, ये अपना ध्वनि की स्पीड है, और वी एस जीरो है। वी एस का मतलब सोर्स रुका हुआ है, ध्वनि तो चलेगी भाई, ध्वनि थोड़ी रुक जाएगी, ध्वनि चलेगी। और ध्यान रखें, ध्वनि की स्पीड किसी सोर्स से चारों तरफ फैलती है, चारों तरफ। तो ऑब्जर्वर कहीं पे भी हो उसी की तरफ देख लेंगे वी को, यहाँ है यहाँ की तरफ वी, यहाँ है यहाँ की तरफ वी। तो वी के लिए कोई टेंशन नहीं है, ध्वनि के वेग की बात कोई टेंशन नहीं। ध्वनि के वेग के लिए तो प्रेक्षक की तरफ भी घुमा दो उसको, क्योंकि चारों तरफ फैल रही हो तो ध्वनि तो, है ना। लेकिन प्रेक्षक का वेग की दिशा और सोर्स के वेग की दिशा हमें दी होती है कि भाई किधर चल रहे हो, है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ कि भाई जब ये गतिमान हो रहे होंगे तो हमें कॉमन सेंस से पता है कि भाई इसकी तरफ जाएगा तो बढ़ेगी, तो सोर्स तो जीरो हो गया, बढ़ेगी तो v में v नॉट जोड़ दो बढ़ाने के हिसाब से, अगर जो है घटेगी तो v माइनस वी नॉट कर दो, घट जाएगी। इस तरह से भी सोच सकते हैं। सवाल में आपको पता ही होगा कि पास आ रहे दूर जा रहे, पास आ रहे या दूर जा रहे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की जरूरत है तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 180021217999 180021217999।